हेलो फ्रेंड्स, मैं तमन्ना परवीन आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन किस वजह से हुआ था, उसके पीछे रीजंस क्या थे, कॉजेज क्या थी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था। सो द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वाज बाबर, जिसने 1526 में मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी थी। एंड मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम दिए हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स है जिन्होंने अपने टाइम पे एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से चलाया था, लाइक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इवन अकबर के बारे में हम लोग कहते हैं कि अकबर ने बहुत सारे मिलिट्री टेक्निक्स को यूज करके अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया था। नेबरिंग स्टेट्स के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह बनाकर भी अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया था। मेनली हम लोग देखते हैं कि मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है औरंगजेब के साथ। इसलिए मैंने यहाँ पे एक मार्क करके रखा है, यहाँ तक जितने भी रूलर थे वो बहुत ज्यादा केपेबल थे। मेन जो डिक्लाइन स्टार्ट होता है मुगल एम्पायर का वो स्टार्ट होता है औरंगजेब के आने के साथ साथ। तो फर्स्ट रीजन में फर्स्ट कॉज में हम लोग लिखते हैं दैट औरंगजेब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। औरंगजेब के बारे ऐसे तो हम लोग कहते हैं दैट औरंगजेब वॉज अ वेरी सिंपल रूलर एंड हिज प्रैक्टिसेस वर ऑल्सो सिंपल, बट ही वॉज वेरी मच इंटॉलरेंट नेचर। वो इस्लामिक रिलीजन का फॉलोअर था, तो उसको जितने भी अदर्स रिलीजन के लोग थे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो उसने क्या किया, अपने आने के बाद जितने भी हिंदूज के फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन थे उस पे उसने बैन लगा दी। पहले तो उसने फेस्टिवल्स पे बैन लगाई, जिसकी वजह से हिंदूज के जितने भी लोग थे सारे लोग इससे नाराज हो गए। उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया, एक टैक्स को इम्पोज किया, दैट टैक्स वाज जजिया। जजिया टैक्स को इम्पोज किया। ये एक ऐसा टैक्स था जो किसको पे करना पड़ता था, एक्सेप्ट द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, अदर्स रिलीजन के जितने भी लोग थे सभी को ये टैक्स पे करने पड़ते थे, जिसकी वजह से सारे लोग इससे औरंगजेब से नाराज हो गए और इसके दुश्मन बन गए। और सिर्फ यही नहीं कि उसने फेस्टिवल्स पे बैन लगाकर हिंदू, राजपूत इन लोगों को अपना दुश्मन बनाया, जजिया को इम्पोज करके लोगों को अपने खिलाफ कर लिया, बल्कि इसने क्या किया, फिर एक सिख के गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर। तेग बहादुर सिख के गुरु जो थे तेग बहादुर, उनको भी एग्जीक्यूट करके उसने सिख को भी अपने दुश्मन बना लिए। हिंदूज, राजपूत, सिख सबको अपने टाइम पे औरंगजेब सबको अपना दुश्मन बना लिया। उसके बाद औरंगजेब जो था वो बहुत ज्यादा डेक्कन किंगडम को लेकर वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। हम लोग बोलते हैं दैट ही वाज वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट द साउदर्न किंगडम। उसकी नजर थी डेक्कन किंगडम पे, डेक्कन किंगडम पे उसकी नजर थी। इससे पहले औरंगजेब से पहले इसके जितने फोरफादर्स थे लाइक शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये लोग अपने टाइम पे क्या करते थे कि इन लोगों के अंडर जितने भी लैंड आते थे, स्टेट्स आते थे, उसको ये लोग कंसोलिडेट करते थे। बट औरंगजेब का क्या सीन था, जितने स्टेट्स किंगडम इसके अंडर में है उसको ये कंसोलिडेट तो नहीं कर रहा था, बट नई नई किंगडम को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह उसकी नजर डेक्कन किंगडम में थी। तो डेक्कन को अपने फुल कंट्रोल में लाने के लिए वो क्या किया, 1680 में डेक्कन गया और वहां पे 1707 तक यानी कि अपनी मौत तक डेक्कन में ही रहा। और वो उस पर कंटिन्यूअसली फाइट करता गया इस किंगडम को अपने अंडर लाने के लिए। अल्टीमेटली होता क्या है, फाइट करता है बट इस किंगडम को अपने कंट्रोल में ला नहीं पाता है। और इस कंटिन्यूअस फाइट के वजह से इसके जितने भी ट्रेजरी होते हैं वो सारी खत्म हो जाती है, मिलिट्री पावर खत्म हो जाते हैं। तो मेनली ये एक रीजन बनता है एम्पायर के डिक्लाइन का। इवन हम लोग औरंगजेब के बारे कहते हैं दैट
उसने अदर रिलीजन के, अदर कम्युनिटीज के लोगों से ही दुश्मनी नहीं मोली होती है, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर भी अपने दुश्मन बना लिए होते हैं। जैसे औरंगजेब वॉज अ सुन्नी मुस्लिम, तो उसको शिया फेथ के लोग से भी नफरत थी, शिया फेथ के लोग भी पसंद नहीं थे। तो ना ही इसने सिर्फ अपने अदर रिलीजन के लोगों के साथ दुश्मनी मोली, बल्कि अपने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए, जिसकी वजह से बाद में जाकर औरंगजेब को अपने एम्पायर को अच्छी तरीके से चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और मेनली ये एक रीजन बन गया एम्पायर के डिक्लाइन का। सेकेंड रीजन हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड रीजन वॉज वीक सक्सेसर्स। औरंगजेब के बाद इसके जितने भी सक्सेसर्स आए वो बहुत ज्यादा वीक थे, बहुत ज्यादा केपेबल नहीं थे। जो इसके सक्सेसर थे वो बहुत ज्यादा यू कैन से वो बहुत ज्यादा लैविश थे, लग्जरियस लाइफ जीने पे बिलीव करते थे। तो अगर जो भी सक्सेसर्स थे कुछ भी अगर अर्न करते थे टैक्स के थ्रू, तो वो लोग अपने पर्सनल लाइफ पे सारी चीजें खर्च करते थे, एम्पायर को बिल्ड करने में, एम्पायर को कंसोलिडेट करने में नहीं लगाते थे, खुद के ही इसमें सारी अर्निंग को खर्च करते थे, जिसके वजह से एम्पायर का क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। और इससे पहले औरंगजेब बहुत ज्यादा दुश्मनी मोल लेता है, तो जो सक्सेसर आते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है इस चीज को एम्पायर को रिवाइव करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक सक्सेसर होता है जो थोड़ा केपेबल होता है, एंड दैट सक्सेसर वाज बहादुर शाह सेकंड। ये थोड़ा केपेबल होता है, बट बहादुर शाह सेकेंड उस वक्त आता है जब वो अपने बुढ़ापे को पहुंच चुका होता है। अपने बुढ़ापे में आकर ये थ्रोन पे आता है, और ऐसे ही औरंगजेब इतनी ज्यादा दुश्मनी मोल के रखता है, तो जिसके वजह से इसको एम्पायर की ग्लोरी को दोबारा रिवाइव करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात आते हैं, तो ये रिवाइव नहीं कर पाता है। तो ये एक मेनली रीजन बन जाता है एम्पायर के डिक्लाइन का। एंड उसके बाद हम लोग थर्ड में देखेंगे, थर्ड रीजन क्या था एम्पायर के डिक्लाइन का। सो थर्ड रीजन वाज नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। उस वक्त सक्सेशन को लेकर कोई एक डेफिनेट लॉ नहीं था कि अगर एक रूलर है या तो उसकी डेथ हो जाती थी, वो मर जाता था, या फिर उसके अगर कोई बेटे होते थे उसको इम्प्रिजन कर लेते थे। इम्प्रिजन करने के बाद मान लीजिए एक रूलर है, उसके 4-5 बेटे हैं, अब एक इंटरनल कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती थी कि अब कौन उसका सक्सेसर बनेगा। तो उस वक्त एक कोर्ट होता था, कोर्ट में बहुत सारे लोग होते थे, नोबल्स होते थे, एलिट क्लास के बहुत सारे लोग होते थे। तो कुछ लोग एक बेटे को सपोर्ट कर रहे होते थे, कुछ लोग दूसरे बेटे को सपोर्ट कर रहे होते थे। तो इस तरह से उन लोगों का इंटरनल काउंटलेस, हम लोग बोल सकते हैं काउंटलेस इंटरनल कॉन्स्पिरेसी उस वक्त शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से ये लोग खुद में ही इंगेज हो जाते थे, इन्वॉल्व हो जाते थे। तो अगर ये लोग इतना ज्यादा खुद में ही इन्वॉल्व रहेंगे तो बाहर के थ्रेट्स को कैसे रोक पाएंगे, बाहर के थ्रेट से कैसे डील कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इस तरीके से सक्सेशन का लॉ नहीं होना भी एक रीजन बनता है एम्पायर का डिक्लाइन का। फोर्थ में हम लोग देखेंगे दैट पुअर इकोनॉमी। इकोनॉमी, एम्पायर की इकोनॉमी बहुत ज्यादा उस वक्त पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से एम्पायर का डिक्लाइन होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि औरंगजेब का जो डेक्कन कैंपेन होता है, तो वो डेक्कन में जाता है, कंटिन्यूसली फाइट करता है, तो डेक्कन कैंपेन में उसकी सारी ट्रेजरी खत्म हो जाती है, इसके मिलिट्री पावर्स वीक पड़ जाते हैं, सोल्जर्स बहुत सारे मारे जाते हैं। तो सोल्जर्स भी बहुत सारे मारे जाते हैं, तो क्या होता है कि उसका इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, ट्रेजरी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। तो ये भी मेनली एक रीजन बनता है एम्पायर के डिक्लाइन को लेकर। तो पुअर इकोनॉमी भी एक रीजन बनता है एम्पायर के डिक्लाइन को लेकर। बहुत ज्यादा उस वक्त इकोनॉमी खराब हो जाती है, और मेनली औरंगजेब की वजह से ही इकोनॉमी उन लोगों की बर्बाद हो जाती है।
जिसकी वजह से एम्पायर का डिक्लाइन होता है। फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे दैट राइज ऑफ न्यू पावर। बहुत सारे न्यू पावर्स का राइज होना शुरू होता है, बहुत सारे न्यू पावर्स उभर कर सामने आते हैं। वक्त सिचुएशंस को देखकर, एम्पायर की हालत को देखकर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो खुद को मुगल किंगडम से, मुगल एम्पायर से अलग करके, आइसोलेट करके अपनी एक नई किंगडम बनाना चाहते हैं, जिनमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सिख, जाट्स, मराठाज, ये लोग पूरी तरह से खुद को मुगल एम्पायर से अलग करके अपनी एक नई किंगडम बनाते हैं। तो ये भी एक रीजन बनता है एम्पायर के डिक्लाइन को लेकर। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट रीजन क्या था एम्पायर के डिक्लाइन का। तो लास्ट पॉइंट वाज अराइवल ऑफ न्यू पावर्स। सॉरी, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। बाद में यहाँ पे यूरोपियंस का अराइवल स्टार्ट हो जाता है। तो यूरोपियन में मेनली हम लोग देखते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट होता है यूरोपियन में, वो होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे एक सिंपल ट्रेडर बनकर आता है, लेकिन बाद में यहाँ का सिचुएशन को देखकर एम्पायर, मुगल एम्पायर के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। और फिर एम्पायर मुगल्स के साथ बहुत सारे वॉर स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुगल एम्पायर ब्रिटिशर्स के सामने खुद को ज्यादा दिनों तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जो भी मुगल एम्पायर की जितने भी वेपन्स होते हैं, मिलिट्री टेक्निक्स होती है, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड होती है। जबकि ब्रिटिशर्स के पास जो भी वेपन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि मुगल एम्पायर जो होता है वो ब्रिटिशर्स के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है, और इस तरह मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है 1857 में। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, stay safe, stay at home.